Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab College Kabirwala. I am Rao Naveed. Today we are going to discuss chapter number 13, second year chemistry, which is carboxylic acids. Students, carboxylic acids के बारे में हम previous chapters में different ways में पढ़ चुके हैं. चैप्टर नंबर 8 में भी हमने इसका इंट्रोडक्शन कुछ ना कुछ डिस्कस किया, 9, 10, 11 और 12 में भी. अब हम चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे. चैप्टर नेम इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल ग्रुप हमारे पास होता है COOH. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद होगा, दे आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड कहने की वजह इसमें मौजूद दो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिनमें से एक हमारे पास है कार्बोनाइल और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोक्सिल. कार्बोनाइल कंपाउंड से वर्ड आर ड्राइव्ड कार्ब और हाइड्रोक्सिल से OXYL. तो कार्ब और OXYL कंबाइन होकर हमारे पास नेम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक. COOH इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मेनली डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, जिसमें से एक हमारे पास हैं एलिफेटिक और दूसरे हमारे पास हैं एरोमेटिक. स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो एलिफेटिक कार्बन्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो अगर ओपन चेन अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा COOH के साथ, तो वो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएंगे. और वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हमारे पास अल्केन्स के होते हैं, इसीलिए हम इनको जनरली अल्कानोइक एसिड के नाम से जानते हैं. और RCOOH इनका जनरल फॉर्मूला होगा. अल्कानोइक एसिड में या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में R की जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है. एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास COOH तो ऑब्वियसली मौजूद होगा ही, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. साथ में एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद होंगे. वो एरोमेटिक कंपाउंड अराइल्स भी हो सकते हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स फिनाइल्स भी हो सकते हैं. एराइल्स और फिनाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एराइल हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं कि बेंजीन में से जब कोई हाइड्रोजन रिमूव होगी तो डेट विल बी नोन एज फिनाइल, और जब हमारे पास किसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव होगी तो डेट विल बी नोन एज अराइल. तो इसीलिए यहां पर हमारे पास AR की जगह कोई अराइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, COOH साथ में एज इट इज मौजूद होंगे. तो दिस क्लास ऑफ कंपाउंड विल बी नोन एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन अल्काइल ग्रुप, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ COOH जितने अटैच होंगे उसकी बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक COOH होगा तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. अगर 2 अटैच होंगे तो हम उसको कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. अगर 3 कार्बोक्सिलिक होंगे तो हम उनको कहेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. अगर 3 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप मौजूद होंगे तो हम उनको कहेंगे पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये लिखी है मैंने, HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की ये एग्जांपल मैंने लिखी है COOH यानी कि ऑक्सैलिक एसिड. ये मैंने वो एग्जांपल बताई है स्टूडेंट जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस करके आ चुके हैं. इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आपके पास मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपकी बुक में मेंशन है. हम बात करें COOH के साथ तो बेंजोइक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कंपाउंड है. और अगर हम बात करें थैलिक एसिड की, तो थैलिक एसिड हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद होते हैं. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्लास के इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम जो चीज डिस्कस करते हैं वो होते हैं हमारे पास इनके नोमेनक्लेचर्स. नोमेनक्लेचर वही पुरानी बात, 2 तरह से होते हैं. या तो हमारे पास कंपाउंड्स को हम कॉमन नेम्स असाइन करते हैं, या फिर हम उनको नेम्स असाइन करते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग. इससे पहले कि हम नोमेनक्लेचर की तरफ जाएं, उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे आर नोन
एज फैटी एसिड्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम फैटी एसिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, जैसे कि हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है और स्टीरिक एसिड है, दे आर ड्राइव्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स और फैट्स की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास स्टीरिक एसिड्स और पाल्मिटिक एसिड्स बनते हैं, इसी वजह से हम इनको फैटी एसिड्स भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर की बात करें तो पहले कॉमन या ट्रिवियल नेम है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम्स उन्हें असाइन किए जाते हैं उनकी सोर्स के बेसिस पे, कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से ड्राइव किए गए हैं। जिस चीज से ड्राइव किए जाते हैं उसी से मिलता जुलता नाम कॉमनली हम उन एसिड्स को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें HCOOH की, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। क्यों कहते हैं फॉर्मिक एसिड? क्योंकि लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, जिसके मतलब होते हैं रेड एंट्स, लाल चींटियां जो होती हैं उनको हम रेड एंट्स कहते हैं। तो लैटिन में उन रेड एंट्स को कहा जाता है फॉर्मिका। फॉर्मिक एसिड उन रेड एंट्स में मौजूद होता है। अगर वो बाइट करें तो उसकी बाइट से जो इरिटेशन होती है वो इरिटेशन फॉर्मिक एसिड की वजह से हो रही होती है, इसी वजह से हम इस एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें CH3COOH की, इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड है एसिटम, जिसके मीनिंग होते हैं विनेगर, सिरका, उसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है, इसी वजह से हम इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। फिर हम बात करें, अगर ये हमारे पास 4 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम है हमारे पास ब्यूटारिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटेरियम से लफ्ज निकला है, और ब्यूटेरियम का मतलब होता है बटर, मक्खन में ये मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसको ब्यूटारिक एसिड्स कहते हैं। तो कॉमन नेम स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के उनको असाइन किए जाते हैं उनके सोर्स के बेस पे, कि जहां से वो ड्राइव किए गए हैं उसी की बेसिस पे हम उसको वो नाम असाइन कर देते होते हैं। आयुपिक नेम्स की बात करें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, वही अल्केन्स के अकॉर्डिंग हमने सिंपली ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां पर मौजूद है। जाहिर है वो एंड पर होगा, चेन के एक सिरे पर होगा, टर्मिनल पर होगा, और जहां पर मौजूद होगा तो कार्बोनाइल कार्बन हमेशा विल बी कंसीडर्ड एज कार्बन नंबर 1। और जितने कार्बन मौजूद होंगी 1 2 3 4 कार्बन वाली अल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन। तो हमने सिंपली ये करना है, E को रिप्लेस कर देना है OIC एसिड से। तो अगर ब्यूटेन से बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड तो दैट विल बी नोन एज ब्यूटानोइक एसिड्स। इस तरह से यहां पे हम बात करें 5 कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 5 ये पोजीशन नंबर 1 है, तो 5 कार्बन वाली अल्केन को हम कहते हैं पेंटेन। E हटाएंगे तो पेंटेन से बन जाएगा हमारे पास पेंटानोइक एसिड। ब्रांचेस उसी तरह से जो भी हैं अल्केन्स के रूल के अकॉर्डिंग ब्रांचेस आप उसके साथ लिखते चले जाओगे। इसी तरह से आपके पास एथानोइक एसिड, मैथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड एंड सो ऑन, ये बनते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशंस की, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स या फिर एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड दिस लाइन मैनी टाइम्स कि अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करके हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके हम एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, और अगर प्राइमरी अल्कोहल्स हो तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स हो तो कीटोन्स बनती हैं, प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए तो दे आर कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर वही मेथड यूज करने लगे हैं कि हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि K2Cr2 7 और H2SO4 हमने यूज किया हुआ है। वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन इस प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब यहां पे R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने अगर इथाइल यूज की है तो ये ऑक्सीडाइज होके एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, और एथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज होके एथानोइक एसिड जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें जरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होंगे, लेकिन एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत
नहीं होती। एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, KMnO4 यूज कर सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट यूज किया जा सकता है, फेलिंग सोल्यूशन यूज किया जा सकता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज किया जाता है एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। हम प्रीवियस चैप्टर में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच अल्काइल ग्रुप बल्कियर होता जाता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है। इसीलिए किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट, next method to prepare carboxylic acid is from alkane nitriles। nitriles क्या होते हैं? nitriles होते हैं cyanide group। स्टूडेंट, जब किसी कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं तो दे आर नोन एज नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अटैच होंगे अल्केन के साथ, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे अल्केन के साथ, इसलिए हम इनको अल्केन नाइट्राइल कहते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है कि हम अल्केन नाइट्राइल्स को, अल्काइल नाइट्राइल्स को एसिड की प्रेजेंस में अगर बॉयल करें विद वाटर तो हमारे पास रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो हम अल्काइल की जगह मिथाइल लिख लें, इथाइल लिख लें, प्रोपाइल लिख लें, ब्यूटाइल लिख लें, वो हमारी मर्जी है। जितनी कार्बन वाला हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए उतनी ही कार्बन वाला अल्काइल नाइट्राइल हम यूज कर लेंगे। जितनी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है उससे एक कम कार्बन वाली हमने अल्काइल ग्रुप यूज करनी है, क्योंकि उतनी एक कार्बन हमें साइनाइड से भी मिल जाएगी। तो वाटर के साथ HCl की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड। जहां पर मैंने अगर एथेनोइक एसिड बनानी थी तो अल्काइल ग्रुप मैंने यूज किया मिथाइल, क्योंकि दूसरी कार्बन साइनाइड से आएगी, रिस्पेक्टिव एथेनोइक एसिड बनेगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हमने अब बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आया था कि साइनाइड कैसे प्रिपेयर करना है, तो साइनाइड प्रिपेयर कर सकते हैं हम अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड कौन सी लेनी है? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर हम अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करेंगे तो हम रिस्पेक्टिव अल्काइल नाइट्राइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होता है जी? एक अल्काइल मैग्नीशियम और साथ में हैलोजन लगा हुआ हो तो ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड हाइड्रोलिसिस पे प्रोड्यूस कर देगा रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो डिपेंड करेगा अगेन कि हमने कितनी कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है, तो उससे एक कम कार्बन वाली हम यहाँ पर अल्काइल यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू प्रिपेयर एथेनोइक एसिड या कॉमनली हम उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे CH3Mg, हैलोजन कोई भी हो सकता है, Cl वगैरह। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आपके पाच बन जाएगा CH3COO नेगेटिव MgCl। तो यहाँ पे RCOOH नहीं बनेगा बल्कि ये बनेगा CH3COOH और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जितनी कार्बन वाली आपने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करनी हो आप इस मेथड के जरिए भी उसको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं जी? कि अगर किसी कंपाउंड में COO मौजूद हो तो ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर्स कहलाते हैं। एस्टर्स को अगर हम बेस से रिएक्ट करवाएं तो वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देती हैं। वहां पर मौजूद अल्काइल जो है वो अल्काइल बेस में मौजूद OH के साथ मिलके रिस्पेक्टिव अल्कोहल बना देगा, उतनी ही कार्बन वाली। बाकी का जो RCOO ग्रुप बचेगा वो मेटल के साथ मिलके RCOONA रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाना शुरू कर देगा। अब सॉल्ट आ गया आपके पास एसिड का, उसका किसी एसिड से रिएक्शन करवाओ तो अगेन मेटल का काम होता है प्रोटॉन को रिप्लेस करना। मेटल इस प्रोटॉन को रिप्लेस करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगी और साथ में स्टूडेंट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। टू स्टेप मैकेनिज्म है ये। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की हम बात करें तो हम प्रीवियस चैप्टर में भी ये बात डिस्कस करके आए हुए हैं कि जब हम अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत भी नहीं है हमें, कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज कर लें, तो अल्कीन ऑक्सीडाइज होती हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो अल्कीन की हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके भी उससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। उसमें सबसे पहले अगर हम स्मेल की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमारे पास जो पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिनमें फॉर्मिक एसिड, जिसमें हमारे पास मैथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड्स मौजूद हैं। इन चारों की पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली स्मेल होती है, और ये लिक्विड्स में होते हैं। इससे जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। सोलबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हम जनरली सोलबिलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं इन वाटर। तो वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड के डिसॉल्व होने की वजह होती है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ, उस बॉन्डिंग की वजह से ये पानी में हल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अल्काइल रेडिकल हैवियर होता चला जाता है, सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से जो लोअर अल्काइल ग्रुप वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है दे आर इजिली सोलबल इन वाटर, जैसे कि मैथनल है, एथनल, मैथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड है, ये आसानी से हल हो जाते हैं। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की सोलबिलिटी पानी में डिक्रीज होती चली जाती है। बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मैसेज के बढ़ने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स या रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। उसमें वजह स्टूडेंट्स वही होती है कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह बनती है इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट के। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, लेकिन वो इर्रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कोई रेगुलर इंक्रीज नहीं होते। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो मेल्टिंग पॉइंट्स में भी इर्रेगुलर ट्रेंड तो होता ही होता है, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाती होती है एनुअल में, कि हमारे पास जितनी इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, उस इवन नंबर कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, अपने से एक कम कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड और अपने से एक ज्यादा कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड से उस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एथानोइक एसिड की, जिसमें 2 कार्बन है, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उससे जिसके पास 1 कार्बन है और उससे जिसके पास 3 कार्बन है, दोनों से इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कई वजहों से रिएक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन प्रोटॉन की वजह से भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिएक्शन COOH ग्रुप की वजह से भी होता है। तो बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है COOH का। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कह रहे हैं। एसिड्स क्या ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि दे आर एक्चुअली अर्हीनियस एसिड्स। प्रोटॉन लूज करने की एबिलिटी इनके पास मौजूद होती है, और प्रोटॉन लूज करने की एबिलिटी वाले रिएक्शंस को ही हम नाम दे रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम अगर जनरल मैकेनिज्म देखें, होगा क्या कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करो तो ये प्रोटॉन लूज करवा देता है और रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस भी जनरेट करवाता है। यानी कि ये बात प्रूव हो रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एक्चुअली अर्हीनियस एसिड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम अब इसके रिएक्शंस की बात करें तो हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट भी बनते हैं, वाटर भी बनते हैं। तो वही रिएक्शन है, एसिड है हमारा, बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल मिलके वाटर बनाएंगे, और मेटल उस प्रोटॉन की जगह जाकर रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगी, सोडियम एसीटेट। फिर स्टूडेंट्स हम ये भी एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि जब एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व हो रही है, और इन कार्बोनेट्स में मौजूद मेटल ने अपना वही पुराना काम करना है
कि प्रोटॉन को रिप्लेस करना है, उस प्रोटॉन की जगह खुद जाके अटैच होंगे और वो प्रोटॉन अकेला प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा, वो प्रोटॉन रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्योंकि कार्बोनेट्स के बाद ऑक्सीजन एक्स्ट्रा पड़ी है तो वो रिलीज होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके साथ में वाटर बनाते चले जाएंगे और साथ में सॉल्ट्स भी बनते चले जाएंगे। तो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो अपने सॉल्ट्स भी बनाते हैं, CO2 को इवॉल्व भी करते हैं और वाटर भी साथ में फॉर्म हो रहा होता है। और मेटल के साथ रिएक्शन अभी मैं बता चुका कि ये एसिड्स की करैक्टरिस्टिक होती है, एसिड की खसूसियत होती है कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्शन करती हैं तो मेटल उस एसिड में मौजूद प्रोटॉन की जगह खुद अटैच हो जाती हैं, तो वो प्रोटॉन वहां पर रिलीज हो जाएंगे, मेटल उसकी जगह लग जाएगी तो एसिड के सॉल्ट बन जाएंगे और वो प्रोटॉन आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस को बनाना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हमने मोस्टली शॉर्ट सिलेबस को ही कवर किया। शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी मेथड्स के आपसे पूछा जा सकता है कि इस मेथड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। रिएक्टिविटी भी लॉन्ग में भी कंसिडर की जा सकती है और शॉर्ट में भी किसी भी रिएक्शन को डिस्कस करने को कहा जाता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।